हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 3 हमें संसद क्यों चाहिए इसे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नाउ वी स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, यानी जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, उन्हें फैसला क्यों लेना चाहिए किसी भी बात के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में पहले अंग्रेज़ों का शासन था, उससे भी पहले राजाओं का शासन था, और हमेशा से ही जिन लोगों की स्थिति खराब रही वो थी जनता। ठीक है, तो जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, तो इसमें जो देश की जनता थी उन्होंने एक लंबा और एक मुश्किल संघर्ष किया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो जब ये संघर्ष हो रहा था तो इसमें कई तरह के तबके शामिल थे, हर वर्ग के, चाहे किसी की पृष्ठभूमि कैसी भी हो, औरतें हों, चाहे वो निचले वर्ग के हों, ऊंचे वर्ग के लोग हों, हर तरह के जो लोग थे उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और लोग जो थे वो तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था, और वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। और जो लोग थे वो अंग्रेजों से एक तो स्वतंत्रता चाहते थे, यानी आज़ादी चाहते थे, समानता चाहते थे कि जो सभी लोग हैं उन लोगों में समानता रहे, और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, यानी जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें लोगों की भी हिस्सेदारी रहे। जैसा कि जो अंग्रेज़ थे वो कोई भी निर्णय होते थे वो खुद से ही ले लेते थे और लोगों के ऊपर लागू कर दिए जाते थे। जैसे कि एक उन लोगों का एक्ट था बड़ा फेमस, रॉलेट एक्ट, जिसमें कि ये था कि लोगों को बिना किसी गलती के या बिना किसी मतलब उसके अपराध के बंदी बना लिया जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा कानून था, इससे बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था। तब राष्ट्रवादियों ने बहुत इसके खिलाफ आंदोलन किया था और तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हमारे यहाँ पर हुआ था, पंजाब में ये हुआ था, ये घटना हुई थी। तो लोग ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं आज़ादी चाहते थे। लोग चाहते थे कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिले। कभी भी अंग्रेज कोई भी कानून बना देते हैं और वो वहाँ की जनता पर लागू कर देते थे, तो जो लोग थे वो इससे छुटकारा चाहते थे। वो चाहते थे कि कानून ऐसे बने जिसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो, उनकी हिस्सेदारी के साथ साथ वो उनके फ़ायदे के लिए हो, जनता के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो जो लोग थे वो स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहते थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। तो जब ब्रिटिशों का यहाँ पर शासन था, वो टाइम औपनिवेशिक शासन के टाइम पे ब्रिटिश सरकार से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। वो कोई भी कानून बना के दे देते थे और लोग मतलब इतना ज़्यादा डरते थे, बहुत से लोग तो उसका विरोध भी नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगे। वह सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, जैसे कि हमारा रॉलेट एक्ट रहा, उससे लोग बहुत ज़्यादा असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। तो अगर वो किसी एक्ट की आलोचना करते थे तो उन्हें अक्सर मारा पीटा जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, मार डाला जाता था। बहुत बुरी स्थिति थी कहीं ना कहीं। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति निश्चित ही बदल डाली। तो जब राष्ट्रवादी आए, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई करना शुरू किया, तो ये सारी जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बदल गई। जैसे रॉलेट एक्ट के टाइम पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, इसके अलावा भी बहुत से मतलब कानून बने, उसका लोगों ने तेज़ी से विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जो राष्ट्रवादी थे वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से विरोध करते थे, नारे डाले जाते थे उन लोगों के खिलाफ, इसके अलावा रैलियाँ निकाले जाने लगी। तो ये स्थितियाँ स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे काफ़ी बदल गई। लोग अब समझने लगे कि उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें एक स्वतंत्र देश की ज़रूरत है। तो इस तरह की सारी बातें सामने आने लगी थी। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और उनकी मांगें पेश करने लगे। तो अब जो राष्ट्रवादी जो लोग होते थे वो खुले तौर पर ब्रिटिश लोगों का एक तो विरोध करने लगे थे और अब तेज़ी से अपना आंदोलन चलाने लगे थे।
अपनी जो भी मांग होती थी, उनकी जो भी बातें थी, वो उनके सामने पेश करने लगे थे। उसके बाद 1885 जब कांग्रेस का गठन हुआ था हमारे यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी का, तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तब 1885 में कांग्रेस ने ये मांग की कि उन्हें भी विधायिका में, जहाँ पर कानून बनाया जाता है, वहाँ पर निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। निर्वाचित सदस्य की उन्होंने मांग की और ये भी कहा कि जो बजट होता है उसके ऊपर चर्चा करने का, डिस्कशन करने का और प्रश्न पूछने का, क्वेश्चन करने का अधिकार मिलना चाहिए उन लोगों को भी। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। तो 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक्ट बना था, तब जाके जो लोग थे उन लोगों को मंजूरी मिली थी, निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। तो ये जो व्यवस्था ब्रिटिशों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, वो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि उनको ये प्रावधान डालना पड़ा, उनको थोड़ी सी जगह देनी पड़ी। 1909 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाना पड़ा। लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम ये थी, लेकिन इनमें से सभी वर्गों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन लोगों ने वोट डालने का अधिकार किसी को नहीं दिया, हर किसी को नहीं दिया था, सिर्फ उन लोगों को दिया था जिसके पास संपत्ति होती थी। यानी जो लोग पढ़े लिखे हों, जिनके पास संपत्ति हो, इस तरह के जो लोग होते थे, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। हर कोई वोट नहीं डाल सकता था। जैसे आज के टाइम पे 18 ईयर्स से जो भी ऊपर होता है, वह होता है, उसको वोट डालने का अधिकार होता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अधिकार तो दिए, कुछ हद तक कुछ अधिकार तो दिए, लेकिन उसमें भी कुछ सीमित कुछ बहुत सारी चीज़ों को सीमित रख दिया था। और भारत में उस टाइम पे जिनके पास संपत्ति हो, ऐसे लोग ही बहुत कम हुआ करते थे। तो अधिकार हो के भी भारतीयों के पास कुछ खास चीज़ें नहीं, उनके हाथ में कुछ खास अधिकार नहीं लग पाए थे। ठीक है। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। तो क्या हुआ था कि औपनिवेशिक टाइम पे जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जो परिस्थिति देखी थी, सिचुएशन देखी थी, उसके हिसाब से उन्हें लग गया था, उनको पता चल चुका था कि जो स्वतंत्र भारत होगा, यानी हमारा जो आज़ाद भारत होगा, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अपने से जुड़े फैसले ले सकते हैं। अपने जीवन को प्रभावित करने वाले जो फैसले होंगे वो अपने दम पर ले सकते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। तो जब हमारी आज़ादी हमें मिलने वाली थी 1947 में, उसके बाद हमारा देश एक स्वतंत्र देश बनने वाला था, यहाँ के सारे नागरिकों को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। लेकिन इसका कहीं भी मतलब ये नहीं था कि जो सरकार होगी वो जो चाहे वो कर सकती है, बल्कि अब ऐसा होगा कि जो लोग होंगे वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और उसके आधार पर जो प्रतिनिधि होंगे वो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की सरकार बनने का समय आ चुका था। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्षों के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किया। तो स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जो भारत बनने वाला था, उसमें जो सरकार थी, उन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो लोगों की ज़रूरतों को समझे और उनकी जो भी मांगे होंगी उनके प्रति संवेदनशील हो। यानी वो लोग जो भी काम करेंगे वो लोगों के हित के लिए करें। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वोट देने का अधिकार। तो इसका जो सबसे अच्छा प्रावधान रखा गया था, सबसे पहले संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को रखा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, अगर वो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें
वोट देने का अधिकार होगा, अपने पसंद का नेता चुनने का, अपने पसंद की पार्टी को वोट देने का पूरा अधिकार है, वो अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। तो इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये अधिकार हमें पहले नहीं मिले थे, यानी कि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों के काल में ऐसा नहीं था कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया था। जब अधिकार मिला भी था तो जिनके पास संपत्ति होती थी या फिर थोड़ा बहुत लोग पढ़े हुए होते थे उन लोगों को ही था। लेकिन अब यानी स्वतंत्रता के बाद जब ये अधिकार मिला तो ये हर किसी को मिला, सभी लोगों को, क्योंकि राष्ट्रवादी कहीं ना कहीं जानते थे कि जो लोग होंगे वो अपने भविष्य के लिए अब जिम्मेदार हैं, वो अपने खुद से रिलेटेड फैसले ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। अब हम थोड़ा सा वोट की प्रक्रिया को देख लेते हैं। जैसे जब हमें आज़ादी मिली थी तब हमारे यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो वॉलेट पेपर पे हुआ करती थी, यानी कि जो भी आपके पसंद की पार्टी होगी आप उस पर मार्क करके या उसको मोड़ कर वॉलेट बॉक्स में डाल देते थे, और उस वॉलेट बॉक्स के अकॉर्डिंग उसको जब खोला जाता था तो जिस पार्टी को जितने ज़्यादा वोट मिलते थे उसके अनुसार जो पार्टी होती थी वो जीत जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज आया और अब के टाइम पे ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है वोटिंग के लिए। ईवीएम वैसे तो इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1982 मई 1982 में ही हुई थी। केरल में सबसे पहली बार केरल में इसका इस्तेमाल किया गया था ईवीएम का। और इसमें क्या होता है कि मतलब हमारी जो भी पसंद की पार्टी होती है और उसका जो नाम होता है वो वहाँ पर लिखा होता है और हम बटन दबा के उनको वोट दे सकते हैं। जैसा कि बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इस चित्र में एक मतदाता जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है कि आखिर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो जब 2004 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तब इसे पूरे देश में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे पहली बार सिर्फ एक राज्य में यानी केरल में इसे 1982 में ही इस्तेमाल किया गया था। तब इसे सिर्फ एक राज्य में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पूरे देश में एक साथ इस्तेमाल इसे पहली बार 2004 में किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतदाताओं की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8000 टन कागज बनाना पड़ता। ठीक है, तो जब से ईवीएम आया तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि जो पेड़ होते थे उनकी सुरक्षा हो गई, क्योंकि पेड़ काट कर कागज़ बनाए जाते थे, फिर कागज़ से वही वॉलेट पेपर बनाए जाते थे, उसके आधार पर लोग वोट देते थे। लेकिन जब से ईवीएम आया तो इससे ये हमको सुविधा हो गई कि हम अपने पेड़ों को बचा सकते थे, कागज़ बचा सकते थे। जो हमारा ईवीएम होता है उस पर अलग अलग पार्टियों के नाम तो होते ही हैं, उनके मतलब जो भी नेता होते हैं उनका भी नाम होता है। इसके साथ साथ इसमें एक बटन नोटा का भी होता है। नोटा का मतलब होता है अगर आप किसी पार्टी को नहीं पसंद करते, किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते, तो आप उसका बटन भी दबा सकते हो। तो कितनी सारी सुविधाएं होने लगी, बहुत ज़्यादा हद तक लोकतंत्र में चेंज करने की मतलब बहुत हद तक देश को लोकतंत्र बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब आता है लोग और उनके प्रतिनिधि, यानी लोग, जनता और उनके जो प्रतिनिधि जिन्हें लोग चुनते हैं उनकी हम बात करते हैं। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसले देता है। तो जो लोग हैं, जिसे वो चाहते हैं, जिसको वो स्वीकृति देना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं, और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय, जो भी जिसको भी लोग पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है, वही अपनी लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर पाता है। लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके जो भी कामकाज होते हैं उसके बारे में फैसला देता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जनता की ताकत की तरह होता है। कई बार ये वर्ड भी आता है कि जनता बताएगी, ऐसे करके बोलते हैं ना लोग कि जनता बताएगी अगले इलेक्शन में। इट्स मीन कि इस साल मान लीजिए किसी पार्टी ने
किसी चुनाव हुआ और कोई पार्टी जीत गई, ठीक है, अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया, जो लोग चाहते थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, लोगों के लिए काम नहीं किया, तो अगली बार क्या करेगी जनता, उसे हटा के दूसरी पार्टी को चुन लेगी। तो कहीं ना कहीं जो पावर्स होती हैं वो जनता के हाथ में आ गई पूरी तरह से। अब उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो चुने जाएंगे और वो लोग लोगों के लिए, यानी जो जनता होगी उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इसे पावर बोलेंगे हम लोगों की। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नागरिक की आस्था होनी चाहिए। लोग सरकार को अपनी मंजूरी चुनाव के जरिए देते हैं। तो इस लोकतंत्र के पीछे जो मूल सोच रही वो ये रही कि जो व्यक्ति है या जो नागरिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, उसके लिए ही काम होना चाहिए, यानी जो जनता है उसके लिए ही काम होगा। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नागरिक की आस्था होनी चाहिए, उनका विश्वास होना चाहिए। लोग सरकार को जो अपनी मंजूरी होती है वो चुनाव के जरिए देते हैं, यानी हम कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, हम कौन सी सरकार को पसंद करते हैं, इसकी जो मंजूरी होती है वो लोगों के द्वारा चुनाव के जरिए दी जाती है। जिस पार्टी को वो पसंद करेंगे उसको वो अपना वोट देंगे और उसको जिता देंगे, ठीक है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। तो क्या होता है कि संसद का निर्माण होता है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसका निर्माण होता है और उसमें जो लोग होते हैं अपने पसंद के नेता को चुनते हैं और वही सब लोग मिलकर संसद बनाते हैं और संसद के जो मेंबर्स होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो इस तरह से जो लोग होते हैं वही सरकार बनाते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। जो भी गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसके ऊपर जो कंट्रोल करने का काम करेगी वो जनता ही होती है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली, लेकिन जो पूरी पावर होती है वो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में होती है। संसद की भूमिका, अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, संसद, हमारा पार्लियामेंट। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास कुछ शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के हर साल 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। तो जो हमारी संसद है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता का आस्था का प्रतीक बताया जाता है, क्योंकि यहीं पर हर तरह के फैसले लिए जाते हैं। अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो कि भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक माना जाता है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जनता के लिए ही उनको बनाया गया है, इसीलिए इनको ऐसी शक्तियाँ दी जाती है जिसके सहारे वो लोगों के लिए काम कर सके। लोकसभा जो होती है, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, एक आगे हम इसे पढ़ेंगे, उसमें से एक होती है हमारी लोकसभा। इसके जो चुनाव होते हैं ये हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। बांटा गया है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। तो जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और जहाँ से जो नेता चुना जाता है वो संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टियों के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पार्टियों की चिन्ह दिखाए गए हैं, बीजेपी, कांग्रेस है, जेएमएम है। कुछ पार्टियाँ हमारी राष्ट्रीय दल की होती हैं और कुछ पार्टियाँ हमारी क्षेत्रीय दल की होती हैं। चुनाव में चुने जाने के बाद यह उम्मीदवार संसद सदस्य यानी सांसद कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। तो क्या होता है कि जैसे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, 1, 2, 3 ऐसे करके। आपने सुना भी होगा वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 ऐसे।
पूरे को बांट दिया जाता है और उसके बाद हर जगह से अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग पार्टी के, जैसे बीजेपी के हो गए, कांग्रेस के हो गए और अदर्स पार्टी हो गई, तो उन वहाँ से उन लोगों के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जो जीतता है वो फिर एमपी बन जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उससे सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और इस तरह से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सारे मिलकर संसद बनाते हैं। ठीक है, संसद का काम, अब हम संसद के कामों के ऊपर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सबसे पहले तो संसद का काम होता है कि वो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। भारतीय सदन जो होता है उसमें राष्ट्रपति होते हैं और 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा, दूसरी होती है हमारी राज्यसभा। तो ये हमारा संसद है जो दिल्ली में है और इसके इसके 2 सदन होते हैं। एक होती है हमारी राज्यसभा और एक होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। तो जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सबकी एक सूची बनाई जाती है और उससे पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी के कितने सांसद हैं। यानी जैसे कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 303 सांसद चुने गए थे, 303 सीटें उनके हाथ में आई थी। इट्स मीन कि 303 सांसद। उसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई तो उसके 52, उसके बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कलगम की 24। तो इस तरह अलग अलग टोटल ये 543 हो जाते हैं। तो अलग अलग पार्टियों के ये सांसद होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जीत के आए हुए होते हैं। ठीक है, यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यानी अगर पहले तो चुनाव हो गए, सब लोग जीत के आ गए, अगर कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह बहुमत प्राप्त करने वाला होना चाहिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अगर हम लोकसभा में सीटों की बात करें तो 543 सीटें होती हैं टोटल, और 2 सीटें जो होती हैं वो मनोनीत होती है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती है, यानी वो उसको मतलब रखते हैं, ये फिक्स होती है। तो टोटल 545 हो गई हमारी। ये जो 2 सीटें होती है ये एंग्लो इंडियन की होती है, यानी जो अंग्रेज़ थे और भारत में आके बस गए थे ये वो 2 लोग होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते हैं और जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो 543। तो 543 + 2 तो ये हो गया हमारा 545। तो लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो 545 होती है। इसके बाद अगर किसी को अपनी सरकार बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास 272 सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारी इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास 303 सीट्स हैं, तो 272 से उसके पास ज़्यादा ही सीट है, तो ये आसानी से अपनी पार्टी बना सकती है, यानी अपनी सरकार वो बना सकती है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी के पास 272 सीट नहीं हो तब क्या होगा, तब वो लोग ना मिलजुल कर सरकार बना लेते हैं। इसे हम आगे देखेंगे, उसी गठबंधन की सरकार कहते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और कार्यपालिका का चुनाव करना भी लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। कार्यपालिका वही होती है जो कि किसी कानून को लागू करती है। हमने इसे पहले भी देखा था कि जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका जो होती है अगर कोई उस कानून को नहीं मान रहा है तो वो सज़ा देने का काम करती है। तो जो कार्यपालिका होती है यानी किसी कानून को लागू करने वाली, उसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए, संसद में जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने के लिए ये लोग मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सरकार, तो हमारे जहन में यानी हमारे मन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है जो कि कानून को लागू कर रही है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे अभी के टाइम पे हमारे मोदी जी हैं, तो वो लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया हैं।
ठीक है। जैसे जो भी पार्टी जीतती है, मान लीजिए कि बीजेपी जीती, तो बीजेपी के जो भी लीडर होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो वो लोकसभा सत्ता दल के मुखिया होते हैं, और उसके बाद जब वो लीडर बन गए, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उनका जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री होंगे वो अलग अलग मंत्रियों का चुनाव करेंगे, यानी कुछ लोगों को वो स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे, कुछ को शिक्षा मंत्री बना देंगे, किसी को दूसरा मंत्रालय दे देंगे। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। यह मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं, ठीक है। तो जो भी पार्टी जीतती है उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और जो प्रधानमंत्री होता है फिर वो अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, और मतलब कि कौन से मंत्री को वो किस विभाग में डालना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मंत्रिमंडल तैयार होता है। यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमें टोटल 272 सीट्स चाहिए एटलीस्ट, अगर हमें सरकार बनानी है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास ही मान लीजिए कि 250 ही सीट्स आ पाती हैं, तो उसको जो बाकी की जो सीट्स होंगी वो किसी दूसरी पार्टी से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बाकी की जो 22 सीट्स होगी वो किसी और से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो सरकार बनेगी उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, जिसमें एक पार्टी को अगर पूरा बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी उतनी सीट नहीं मिल पाती है जितनी लोकसभा में चाहिए, तो वो दूसरी पार्टियों को अपने में मिला लेता है और सारे लोग मिलके अपनी सरकार बना लेते हैं, और जो भी साझा मुद्दे होते हैं उसके ऊपर मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। तो जो राज्यसभा होती है वो हमारे जो अलग अलग राज्य हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, ठीक है। वहाँ की विधानसभा से वो चुने जाते हैं और उसके बाद वो राज्यसभा में जाके बैठते हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके रूप में काम करते हैं, और अलग अलग राज्यों की जो संख्याएं होती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो अलग अलग हो सकती हैं। राज्य भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। जैसे जो लोकसभा होती है वहाँ पर ज़्यादातर कानून पेश किए जाते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे किसी कानून को पेश करना तो वो भी उसका प्रस्ताव पेश कर सकती है। जब तक कोई कानून नहीं बनता है तब तक उसे विधेयक कहा जाता है। जब तक कोई कानून नहीं बनता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं, ठीक है। और जब वो दोनों सदनों में यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो उसको हम कानून बोलते हैं। तो जब तक कोई कानून नहीं बनता है तो उसको हम बिल बोलते हैं या फिर हिंदी में विधेयक बोलते हैं। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। तो अगर हमें कोई विधेयक पास करवाना है, उसे कानून बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो राज्यसभा में भी पास हो और लोकसभा में भी पास हो। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, राज्यसभा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लोकसभा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कोई लॉ बनवाना है, तो उसके लिए अगर कोई विधेयक पेश करता है तो उसको लोकसभा में भी भेजा जाएगा, वहाँ पे उसका डिस्कशन होगा, फिर राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, वहाँ पे भी डिस्कशन होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। अगर राज्यसभा चाहे तो वो खुद से भी ये प्रस्ताव रख सकता है संसद में। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो राज्यसभा होती है उसकी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें होता है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। तो जो ये होते हैं राज्यसभा के लोग, तो वो लोग डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो उसमें करेक्शन करने का काम भी करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो विभिन्न राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी विधानसभा में जो चुने गए सदस्य हैं, लोगों ने उनको वहाँ से चुना, उसके बाद वो आगे राज्यसभा में चुने जाते हैं। ये जो वोटिंग होती है ये इनडायरेक्टली होती है, लेकिन लोकसभा में जो वोटिंग होती है वो डायरेक्ट होती है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी चुने हुए सदस्य होते हैं विधानसभा से, और जो 12 लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कि खेल जगत, मनोरंजन का जगत, इस कला जगत, इस तरह से, मतलब अलग अलग फील्ड से। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, तो वो खेल जगत से उन्हें बनाया गया था। तो ये जो 12 लोग होते हैं ये लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो इनकी टोटल संख्या 245 होती है। ठीक है, ये टोटल 233 और ये 12। ठीक, तो इनकी टोटल संख्या हो गई हमारी 245, और उसका हमने देखा था लोकसभा का, तो वो 545 थे। तो याद रखना आप लोग कि जो हमारी लोकसभा होती है उसके टोटल सदस्य 545 होते हैं और इसके टोटल सदस्य 245 होती है। उसमें 543 चुन के आते हैं और इसमें 233 चुन के आते हैं। इसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और उसमें 2 लोगों को। ठीक है, सरकार को नियंत्रित करना या मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो सरकार को नियंत्रित करने का काम भी संसद के द्वारा ही किया जाता है, संसद में किया जाता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो संसद के सदन में वैसे तो बहुत से काल होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काल और सबसे पहला काल होता है प्रश्नकाल। यानी इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई फैसला ले रही है, सरकार, लोकसभा के जिन सदस्यों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई है, तो उन्होंने अगर किसी विषय से रिलेटेड कोई फैसला लिया है तो उसके ऊपर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। और अगर कोई हाल में मुद्दा चल रहा हो, उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसके ऊपर भी सवाल पूछा जाएगा। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो क्वेश्चन करके क्या होता है कि संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है कि आपने कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मतलब, और अगर कोई काम किया है तो उसमें ये गलतियां रह गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो संसद में की जाती हैं, ताकि जो सरकार है उसमें अगर कोई कमी रह गई उसके काम में तो उसकी खामियों को वहाँ पे उजागर करने का काम होता है। ठीक है, इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट होगी वो जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए वो जनता की जो राय होगी वो जानने का मौका मिलता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो सवाल होते हैं वो कौन करता है, तो मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मतलब ये हो गए 545 तो उनके अपने हो गए, लोग जीते हुए लोकसभा में 272 हो गए, उन लोगों की अपनी सीट के लोग हो गए। तो जिन लोगों ने सरकार बनाई थी, जैसे बीजेपी थी तो उसको 303 सीट्स मिले थे, तो उसने जो सरकार बनाई थी तो वो लोग पक्ष के कहलाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने सरकार बनाई है उसके अलावा जितने भी लोग रह जाते हैं ना वो सारे विपक्ष के कहलाते हैं। तो ये जो विपक्षी लोग होते हैं यही लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने कोई काम किया है तो क्यों किया है, या नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। तो जितने भी तरह के सवाल होते हैं वो विपक्ष के द्वारा किए जाते हैं। तो जो लोग सरकार बनाते हैं उनको हम पक्ष में कहते हैं, और जो लोग नहीं मतलब जीत पाते हैं, जीत तो जाते ही हैं सॉरी, पर उनको उतनी जो सीट्स नहीं मिल पाती हैं, वो जब बहुमत में नहीं हो पाते तो उन सारे लोगों को विपक्ष का कहा जाता है। तो ये जो अपोजिशन पार्टी होती है यही क्वेश्चन करने का काम करती है। जैसे अभी के टाइम पे जो हमारी बीजेपी है वो हमारे पक्ष में है, और जो हमारी कांग्रेस है और बाकी की अदर्स पार्टी हैं वो हमारी विपक्षी पार्टी हैं। ठीक है,
अब आता है हमारा सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र की स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लोकतंत्र की स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल यानी जो हमारा लोकतंत्र है वो अच्छे से चल सके, अच्छे से काम कर सके, मतलब वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए सवाल करना और विपक्षी लोगों के द्वारा इस तरह का सवाल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यानी जो विपक्षी लोग होते हैं, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है या कोई काम ढंग से नहीं कर रही है तो वो उनकी कमियों को सामने लाएंगे। इसके अलावा अपने लिए यानी नेक्स्ट चुनाव में, क्योंकि नेक्स्ट 5 साल बाद फिर से चुनाव होने हैं, तो उसमें वो लोगों के लिए मतलब अपने लिए लोगों के द्वारा जन समर्थन जुटाने का भी काम करते हैं कि वो लोग बोलेंगे कि देखिए ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और हम लोग अगर होते तो हम ऐसा करते, ये करते। तो अगर लोगों को लगेगा कि हाँ ये लोग सच में काम नहीं कर रहे, जो पक्ष वाले लोग हैं वो सच में काम नहीं कर रहे, तो हम नेक्स्ट टाइम दूसरी पार्टी को जिताएंगे, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे से काम करेगी। तो ये कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। जो सांसद क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लोकसभा में जितने लोग बैठे हैं वो सारे सांसद ही कहलाएंगे क्योंकि सब जीत के आए हैं। ठीक है, तो उन सारे सवालों के ज़रिए जो गवर्नमेंट होती है जिसने सरकार बनाई है उसको फीडबैक मिल जाता है कि अच्छा ये चीज़ ठीक से नहीं हुई, हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर कोई पैसों से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उसमें संसद की जो मंजूरी होती है वो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा संसद जो होती है वो सरकार को कंट्रोल में रखती है और उनको गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उनको सूचित भी मतलब टाइम पे बताती रहती है कि अब ये टाइम है कि ये फैसला लिया जाए। जैसे अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैसला हो, अगर मतलब जैसे कुछ अच्छे से प्रावधान करने हो, कहीं पर रिजर्वेशन देना हो या फिर बच्चों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था करनी हो, तो उस टाइम पे वो उन लोगों को बता सकते हैं, जो संसद के बाकी सदस्य हैं वो बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोगों ने बच्चों के लिए अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं की या आप कब तक करोगे, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों के रूप में जो संसद को नियंत्रित करने का काम करते हैं, तो सांसद लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इसमें, और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह भी काम करता है। कानून बनाना, इसके बारे में वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो संसद होती है वो कानून बनाना संसद का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो कानून बनाना भी संसद का एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके बारे में पूरी डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, हमारा चैप्टर 4। संसद में कौन लोग होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि संसद में कौन लोग होते हैं, मतलब किस किस पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी अब पहले के मुकाबले संसद में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। तो जो गांव से आने वाले जो लोग होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की जो संख्या है पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हो रही है। पहले वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, बट अब उनको मौका दिया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है ताकि गाँव का विकास हो सके। बहुत सारे क्षेत्रीय दल के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। तो कुछ जैसे कि सदस्य होते हैं, कुछ पार्टियां होती हैं वो हमारी नेशनल पार्टी होती है और कुछ हमारी ऐसी क्षेत्रीय दल वाले होते हैं। तो क्षेत्रीय दल के जो भी सदस्य हैं वो भी बढ़ रहे हैं संसद में। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों का राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है।
तो जो लोग पहले बिल्कुल नहीं हुआ करते थे अब वो लोग भी बढ़ने लगे हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ही सब लोगों के लिए फैसले नहीं ले सकते, कुछ समूह के लोग हर समूह के लोगों के लिए फैसले नहीं ले सकते। इसीलिए जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति लोग होते हैं उन लोगों को आरक्षण दे दिया जाता है ताकि वो अपने वर्गों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके। उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है ताकि सभी को समान अधिकार दिया जाए। ना सिर्फ वोट देने में सबको समान अधिकार मिले बल्कि चुनाव लड़ने में और फिर काम करने में भी सबको समान अधिकार दिया जाए। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्तित्व के हित में आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि सबकी जो ज़रूरतें हैं, जो सबका हित है वो अलग अलग होता है। इसीलिए एक हित का व्यक्ति सबके लिए काम नहीं कर सकता। इसीलिए हर किसी का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो देश है वो विभिन्नता वाला देश है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें अनुसूचित जातियों के लिए सीटें और कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व कर दी गई है, ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो, तो ताकि इस जगह से वही लोग जीते और संसद में उनकी जो पार्टिसिपेट हो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके समुदाय से अलग कोई होगा तो शायद वो उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपने आसपास की, उनमें से ही कोई एक व्यक्ति होगा जो अपने समुदाय के लिए या अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो इसीलिए उनके लिए एक सीट आरक्षित कर दी जाती है ताकि वहाँ से वही जीत के आए और अपने समुदाय के लिए वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। उसी तरह महिलाओं का भी मुद्दा आ जाता है। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अब भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, तो 60 साल पहले जो महिलाओं की संख्या होती थी संसद में वो सिर्फ 4% हुआ करती थी। आज भी उनकी संख्या सिर्फ 11% है, जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। तो अब पहले के टाइम पे 4 थी 60 साल पहले और अब 11% हुई है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बहुत थोड़ा ही फ़र्क आया है। अब जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आधी आबादी जो है वो हमारी कहीं ना कहीं औरतों की है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको आरक्षण दिया जाए, यानी संसद में उनकी भी जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो औरतों के हित होते हैं, यानी औरतों की जो मतलब उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट किया जा सके, इसलिए ताकि उनका विकास और ज़्यादा हो सके। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अब उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाना चाहिए। 11% काफ़ी कम है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 संसद। थैंक यू सो मच।